हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है लोजाइनस का उदात्त सिद्धांत। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यूनान के साहित्य समीक्षकों में लोजाइनस का महत्वपूर्ण स्थान है। उनका समय ईसा की प्रथम या तृतीय शताब्दी माना जाता है। इनके नाम से जो ग्रंथ प्रसिद्ध है उसका यूनानी नाम पेरिहुप्सुस है, जो कि अपनी रचना अवधि से 1500 वर्ष बाद सर्वप्रथम 1652 ईस्वी में प्रकाशित हुई। अब तक पेरिहुप्सुस के अंग्रेजी में कई अनुवाद हो चुके हैं। इस ग्रंथ के हिंदी में भी अनुवाद हुए हैं, जैसे डॉक्टर नागेंद्र का काव्य में उदात्त तत्व और डॉक्टर निर्मला जैन का उदात्त के विषय में। यह दोनों अनुवाद पेरिहुप्सुस के अंग्रेजी अनुवाद ऑन दी सबलाइम पर आधारित है। लोजाइनस अभिव्यक्ति की विशिष्टता और उत्कृष्टता को उदात्त मानता है। एक अन्य स्थल पर उन्होंने उदात्त को अर्जित कला भी कहा है, क्योंकि कवि और लेखक अभिव्यक्ति की विशिष्टता और उत्कृष्टता के कारण ही प्रतिष्ठा और यश को प्राप्त करते हैं। उनका मानना है उदात्त भाषा श्रोता का भावोद्रेक करती है। कविता में औदात्य का समावेश समस्त रचना विधान के आधार पर होता है। वह रचना के निर्माण कौशल, उचित अनुक्रम और वस्तु विन्यास को समस्त रचना विधान मानते हैं। यद्यपि यूनानी काव्य समीक्षा में उदात्त लोजाइनस से पूर्व ही विवेचित हो चुका था, किंतु तब उसे शिक्षा द्वारा अर्जित ना मानकर उसकी प्रवृत्ति को नैसर्गिक माना जाता था। लोजाइनस से पूर्व मान्यता थी कि प्रकृति ही ऐसी कला है जो उसे अपनी परिधि में समेट सकती है। इतना ही नहीं, प्रकृति की रचनाएं कला के नियमों में बंधकर पूर्णतः निम्नतर हो जाती है, किंतु लोजाइनस का मत था प्रकृति की कार्यविधि नियमतः आवेग और औदार्य के विषय में उन्मुक्त और स्वतंत्र होते हुए भी मनमानी और पूर्णतः व्यवस्था विहीन नहीं है। उनके अनुसार भले ही प्रकृति सर्वथा मौलिक और प्राणभूत तत्व है, फिर भी व्यवस्था द्वारा उसका उपयोग किया जा सकता है। लोजाइनस कविता की उदात्त अभिव्यक्ति के लिए ज्ञान के निर्देशों का पालन आवश्यक मानते हैं। उनके अनुसार ज्ञान के निर्देशों का सम्यक पालन न करने से कविता में उदात्त अव्यवस्थित रूप में व्यक्त होगा, जिससे निपट वेग और ज्ञानहीन उदात्तता ही व्यक्त होगी। स्पष्ट है कि वह उदात्त को सहज प्रतिभा मानते हैं, किंतु उसे ज्ञान के निर्देशों के द्वारा नियंत्रित भी। वह सौभाग्य और सद्बुद्धि को एक दूसरे का पूरक मानते हैं। वह सौभाग्य को प्रकृति और सद्बुद्धि की कला स्वीकार करते हैं। जिस प्रकार सद्बुद्धि के अभाव में सौभाग्य नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान के निर्देशों का समुचित पालन न होने पर उदात्त खंडित हो जाता है। उदात्त को परिभाषित करते हुए लोजाइनस कहते हैं कि उदात्त अभिव्यंजना का अनिर्वचनीय प्रकर्ष और वैशिष्ट्य है। यही वह साधन है जिसकी सहायता से महान कवियों और साहित्यकारों ने ख्याति और अनीश्वर कीर्ति अर्जित की है।
उद्दात का प्रभाव श्रोताओं के अनुनयन में नहीं बल्कि सम्मोहन के दृष्टिगोचर होता है, जो केवल हमारा अनुनयन या मनोरंजन करता है। उसकी उपेक्षा वह निश्चित ही अधिक श्रेष्ठ है, जो हमें विस्मित कर सर्वथा सम्मोहित कर लेता है। उदात्त सहज गुण या उत्पाद, इस प्रश्न पर विचार करते हुए लोंजाइनस स्वीकार करते हैं कि यद्यपि नैसर्गिक प्रतिभा से उत्पन्न कृतियाँ नियमों के कठोर बंधन से निष्प्राण हो सकती है, परंतु सच यह भी है कि प्रकृति नियमहीन या उच्च श्रृंखल रूप में कुछ नहीं करती। इस प्रकार उदात्त सहज होते हुए भी नियम निरपेक्ष नहीं है, क्योंकि यदि उस पर ज्ञान का अंकुश नहीं रहेगा तो वह अनर्थकारी भी हो सकता है। लोंजाइनस उदात्त की उत्पत्ति के लिए केवल प्रतिभा को ही पर्याप्त नहीं मानते, उनके साथ ज्ञान को भी आवश्यक मानते हैं। यानी उदात्त नैसर्गिक ही नहीं उत्पाद्य भी है। प्रतिभा के अतिरिक्त ज्ञान और श्रम से भी उसकी सृष्टि संभव है। उदात्त की पहचान बताते हुए वह कहते हैं कि कोई रचना तभी महान होती है जब वह बार बार के परीक्षण से भी फीकी नहीं पड़ती, जब उसके प्रभाव को रोकना संभव नहीं होता और जब स्मृति में वह अटल और अमिट रूप में अंकित हो जाती है। उदात्त अपने पूरे सौंदर्य के साथ उन्हीं रचनाओं में रहता है जो सभी मनुष्यों को सदा आनंद देती है। जब विभिन्न वर्गों और भाषाओं के लोग किसी रचना के संबंध में एकमत होकर हमारी आस्था को दृढ़ और अविचल बनाए, वही उदात्त रचना है। लोंजाइनस ने उदात्त के 5 स्तोत्रों की चर्चा की है, जिन्हें मुख्यतः 2 श्रेणी में बांटा जा सकता है। पहला है अंतर्गत तत्व। इसमें आता है पहला, महान धारणाओं की क्षमता या विषय की गंभीरता। उनके अनुसार उस कवि की कृति महान नहीं हो सकती जिसमें महान धारणाओं की क्षमता नहीं है। कवि को महान बनाने के लिए अपनी आत्मका में उदात्त विचारों का पोषण करना चाहिए। उनकी मान्यता है कि यह संभव नहीं है कि जीवन भर क्षुद्र उद्देश्यों और विचारों से ग्रस्त व्यक्ति कोई स्तुत्य और अमर रचना कर सके। महान शब्द उन्हीं के मुख से निसृत होते हैं जिनके विचार गंभीर और गहन हो। लोंजाइनस प्राचीन कवियों का अनुकरण नहीं चाहते। वह चाहते हैं कि ना यह कवि उनसे संस्कार ग्रहण करे, उनकी शक्ति प्राप्त करे। वह उदात्त विचारों के लिए कल्पना और प्राचीन काव्यानुशीलन के सामंजस्य को आवश्यक मानते हैं। वह श्रेष्ठ रचना के लिए उसके विषय का विस्तार पूर्वक होना आवश्यक समझते हैं। उनका मत है कि विषय में ज्वालामुखी के समान असाधारण शक्ति और वेग होना चाहिए, ताकि ईश्वर का ऐश्वर्य और वैभव भी। दूसरा है भावों की उत्कटता। लोंजाइनस उदात्त और प्रेरणा प्रसूत भव्य आवेग को उदात्त का दूसरा तत्व मानते हैं। भव्य आवेग से उनका तात्पर्य ऐसे आवेग से है जिसके परिणाम स्वरूप हमारी आत्मा अपने आप ऊपर उठकर मानो गर्व से उच्चाकाश में विचरण करने लगती है तथा हर्ष और उल्लास से भर जाती है। इसलिए उनका मत है, सच्चे वाग्मी को निश्चय ही शूद्र और हीनतर भावों से मुक्त होना चाहिए। इन्होंने आवेग से संबंधित शिल्प और दात्य में योग देने वाले 4 गुणों का उल्लेख किया है, जिसमें पहला है विषय चयन और संगठन। उनके अनुसार आवेग के
संबंधित शैली में औदात्य में योग देने वाला महत्वपूर्ण गुण है। तत्वों का व्यवस्थित रीति से चयन और उसको संगठित कर समग्र रूप देने की क्षमता। पहली प्रक्रिया में श्रोता विचारों के निर्वाचन के प्रति उत्कृष्ट होता है और दूसरी में उसके संगठन से। दूसरा है विस्तारण। उनके अनुसार तथ्यों एवं आवेगों की क्रमबद्ध और अलंकारिक रीति से प्रस्तुति के लिए विस्तारण का उपयोग किया जाता है। वह विस्तारण को साधन रूप में स्वीकार करते हैं। तीसरा है अनुकरण। पूर्ववर्ती महाकवियों और लेखकों का अनुकरण और स्पर्धा को भी वह आवेग से संबंधित औदात्य की सिद्धि का मार्ग मानते हैं। उनके अनुसार यह एक ऐसा उद्देश्य है जिसके लिए हमें निरंतर प्रयत्नशील होना चाहिए, क्योंकि बहुत से व्यक्ति दूसरे की आत्मा से इतने प्रभावित हो जाते हैं मानो उन्हें स्वयं प्रेरणा मिली हो। उनका विचार है कि महापुरुष हमारे सामने प्रकट होकर हमारे उत्साह को प्रज्वलित कर किसी गूढ़ रीति से हमारे मस्तिष्क को औदात्य के उन उच्च स्तर तक ले जाएंगे जो हमारे भीतर बिंबित है। चौथा है बिंब। यह बिंब को भी औदात्य सिद्धि में सहायक मानते हैं, क्योंकि बिंब आवेगों को गति प्रदान करते हैं। लॉन्जाइनस के उदात्त के 5 स्रोतों में दूसरी श्रेणी है बहिरंग तत्व। इसमें पहला है समुचित अलंकार योजना। लॉन्जाइनस ने अलंकारक संबंध मनोवैज्ञानिक से जोड़ा और मनोवैज्ञानिक प्रभावों को व्यक्त करने के निमित्त ही अलंकारों को उपयोगी ठहराया। वह अलंकार को तभी उपयोगी मानते थे जब वह जहाँ प्रयुक्त हुआ हो वहाँ अर्थ को उत्कर्ष प्रदान करे, लेखक के भावावेग से उत्पन्न हुआ हो, पाठक को आनंद प्रदान करे, उसे केवल चमत्कृत ना करे। भव्य से भव्य अलंकार भी यदि स्थान, परिस्थिति आदि के अनुरूप नहीं है तो कविता कामिनी का श्रृंगार न कर उसका बोझ बन जाएगा। वह साधन मात्र है, अतः उसे प्रसंग का सहज अंग बनकर आना चाहिए। उन्होंने केवल उन्हीं अलंकारों का विवेचन किया जो शैली को उत्कर्ष प्रदान करते हैं। दूसरा है उत्कृष्ट भाषा। उत्कृष्ट भाषा के अंतर्गत लॉन्जाइनस ने शब्द चयन और भाषा की सत्ता को लिया है। उन्होंने विचार और पद विन्यास को एक दूसरे के आश्रित माना है। उदात्त विचार शुद्ध या साधारण शब्दावली द्वारा अभिव्यक्त ना होकर गरिमामयी भाषा से ही अभिव्यक्त होते हैं। भाषा की गरिमा का मूल आधार है शब्द सौंदर्य, यानी उपयुक्त और प्रभावशाली शब्दों का प्रयोग। शब्द विन्यास के 2 पक्ष हैं, पहला ध्वनि पक्ष और दूसरा अर्थ पक्ष। उनका विचार है कि अनुकूल ध्वनि के शब्दों का चयन काव्य में मोहकता की सृष्टि प्रदान करता है। जिस प्रकार भारतीय रीति संप्रदाय भाषा में ओज, माधुर्य, संप्रदाय प्रसाद आदि गुण मानता है, उसी प्रकार लॉन्जाइनस भी मानते हैं। एक स्थान पर वह चेतावनी भी देते हैं कि हर जगह गरिमामयी भाषा का प्रयोग उचित नहीं है, उसका प्रयोग प्रसंग के अनुकूल ही होना चाहिए। तीसरा है रचना विधान के अनुसार। रचना विधान गरिमामय होना चाहिए। रचना विधान के अंतर्गत शब्दों, विचारों, कार्यों, सुंदरता तथा राग के अनेक रूपों का सम्मिश्रण होता है। उनकी दृष्टि में रचना का प्राण तत्व है सामंजस्य, जो उदात्त शैली के लिए अनिवार्य है। अब हम जानते हैं उदात्त के अवरोधक दोष के बारे में। पहला है शब्दाडंबर। उनके अनुसार
कुछ लेखक अशक्तता और शुद्धता से बचने के प्रयास में शब्दाडंबर के शिकार हो जाते हैं। शब्दाडंबर उदात्त के अतिक्रमण की इच्छा से उत्पन्न होता है, किंतु उदात्त का अतिक्रमण करने के बदले वह उसके प्रभाव को ही नष्ट कर देता है। दूसरा है बालेयता। बालेयता भव्यता का विलोम है, क्योंकि वह निर्बल और संकीर्ण बुद्धि से उत्पन्न होती है और लेखक संबंधी दोषों में सबसे हेय है। बालेयता अपूर्णता से उत्पन्न बचकाना विस्तार है जो रचना को जड़ बना देता है। यह दोष तब तक आता है जब लेखक रचना को असाधारण या आकर्षक या भड़कदार बनाना चाहता है, पर हाथ लगती है केवल कृत्रिमता और प्रदर्शन प्रियता। तीसरा है भावाडंबर। जहाँ भाव की आवश्यकता नहीं होती, जहाँ समय उपेक्षित है, वहाँ जब लेखक भाव की अमर्यादित अभिव्यक्ति में प्रवृत्त होता है तो भावाडंबर आ जाता है। सत्य तो यह है कि हमारे दोषों के स्रोत भी वह ही है जो गुणों के हैं। यदि सुंदर शैली, भव्य कल्पना और समुचित पद योजना प्रभावी रचना के उपादान और सफलता के आधार हैं, तो विफलता के भी आधार ये ही हैं। औचित्य और मर्यादा के निर्वाह से जहाँ यह रचना को सफल बनाते हैं, वहाँ अनौचित्य या अमर्यादा से विफल भी। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि लॉन्जाइनस को यूनान के अंतिम महान आलोचक तथा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आलोचक के रूप में साहित्य जगत में पहचाना जाता है। उनकी रचना पेरिहुप्सुस का समाहार करते हुए रिच रॉबर्ट्स कहते हैं, कुल मिलाकर अरस्तु के बाद के किसी यूनानी लेखक द्वारा लिखित आलोचना की यह एकमात्र सर्वोत्कृष्ट कृति है। उदार स्वर, शैली विषयक उपयुक्त नियम, प्रतिभा के दोष, रुचि के मानदंड, प्रकृति के साथ कला और जीवन के साथ साहित्य के संबंध जैसे तात्विक प्रश्नों पर विवेकपूर्ण निर्णय, उद्धरणों के कोश के रूप में मूल्य, तुलनात्मक आलोचना का प्राचीनतम प्रबंध होने का ऐतिहासिक महत्व, प्रायः प्रत्येक यूरोपीय साहित्य को कुछ न कुछ प्रभावित करने वाला सौंदर्य शास्त्रीय ग्रंथ होने का गौरव, ये ऐसी विशेषताएं हैं जो इस कृति को हमारे आदर और प्रशंसा का अधिकारी बनाती है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना लॉन्जाइनस के उदात्त सिद्धांत के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।